उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। अभी तो मेरा टॉपिक ही मुझसे खत्म नहीं हो रहा है। पहले मेरा खत्म तो हो। चलो चलो, कहाँ पहले पढ़ लेते हैं ना, ठीक है, इसका कहाँ तक हुआ है। च- चलो बेटा, तो डबल रेप्लिका प्लेटिंग की बात कर ली थी। हाँ। चलो लिखो लिखो, एक नोट लिखो बेटा उसमें। एनसीईआरटी हमने डिस्कस किया था इसकी, इस डायग्राम का नहीं डिस्कस किया था। चलो एक बार एनसीईआरटी पहले निकाल लो। और एनसीईआरटी में पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर जहां दे रखा है वहां आ जाना। आप डायग्राम और एनसीईआरटी दोनों देखना है, डायग्राम के साथ एनसीईआरटी को भी देखना है, क्योंकि यही वो एक ऐसा पैराग्राफ एनसीईआरटी में जहां पे हमको दिक्कत होती है थोड़ी। ठीक? कोई एक एनसीईआरटी मुझे दे दो बेटा। चलो जल्दी जल्दी बेटा। ये डायग्राम ऐसा कुछ गोल गोल बनाया हुआ है, इसी को पीबीआर 32 कहते हैं, ये तो पता होगा ना। हाँ, तो इस पेज पे आ जाना है। एनसीईआरटी कभी खोला तो पता होना चाहिए ना ये डायग्राम। क्योंकि दो एनसीईआरटी हो गई, नई पुरानी, भी पुरानी के इसका पता होगा, कोई कहेगा नहीं कि बताइए। 199 है मेरे पास जो है, अब बाकी तू देख ले। मिल गया। देखो बेटा, इसमें थर्ड पॉइंट दिया है क्लोनिंग साइट, देखना। क्लोनिंग साइट वाले पॉइंट में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन बोल्ड में लिखा हुआ है। यहां से मैं पढ़ना चलूंगा क्योंकि इसके ऊपर हमने पढ़ लिया है जब हम वेक्टर पढ़ रहे थे। आप पढ़े होगे, समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद अगर किसी ने पढ़ने की कोशिश की होगी, हालांकि मैंने मना किया था, ठीक है, तो अगर पढ़ने पढ़ने की कोशिश की तो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब रेप्लिका प्लेटिंग पढ़ लिया, समझ में आएगा। सुनना, कह रहा है, ठीक है, नोट्स भी देखते रहना है, बगल में नोट्स को भी रखो। नोट्स का वो रेप्लिका प्लेटिंग वाला डायग्राम, लास्ट डायग्राम जो बनाया, ठीक है, उसको देखते रहना बेटा। देखो, कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट ए फॉरेन डीएनए एट बैमेच वन साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन इन द वेक्टर पीबीआर 322। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि हमने बैमेच वन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से पीबीआर 32 को कट किया और वहां पे अपने डिजायर्ड डीएनए को लिंक किया, जोड़ा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। बात समझे? ठीक है, तो यही तो हमने किया था। हमने अपने रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाया था, बैमेच 1 का यूज किया था, उससे कट किया, टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस इन दो पार्ट में टूट गया, उसके बीच में हमारा डिजायर्ड डीएनए एंटर कर गया, ठीक है, जुड़ गया, लाइगेट कर गया और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। यहां तक की बात की थी, ठीक है। अगली बात करते हैं। द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, but can still be selected out from non-recombinant one by plating the tetracycline on tetracycline containing medium। और यही पैराग्राफ दिक्कत देता है। सुनना बेटा, कहा जा रहा है कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो गया, लेकिन फिर भी हम टेट्रासाइक्लिन वाली मीडियम पे बैक्टीरिया को ग्रो करा के, प्लेटिंग करा के और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को सेलेक्ट कर रहे हैं। किया था कि नहीं किया था? देखो दूसरा डायग्राम देखो, उसमें दूसरा जो एरो था, उस डायग्राम में जो दूसरा होता है उसमें हमने टेट्रासाइक्लिन के ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो कराया, और जब बैक्टीरिया को ग्रो कराया तभी तो हमको पता चला कि कौन सा रिकॉमेंट है और कौन सा नॉन रिकॉमेंट है। हमने जब एम्पीसिलिन पे ग्रो कराया बता बेटा, तो हमको यह पता चला कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है एम्पीसिलिन से। लेकिन उससे यह क्लियर नहीं हुआ था कि ट्रांसफॉर्मेंट्स में से भी नॉन रिकॉमेंट कौन सा और रिकॉमेंट कौन सा है। जब हमने टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो कराया तभी तो पता चला कि रिकॉमेंट कौन सा है। और हालांकि हमने ये सिलेक्शन मास्टर प्लेट से किया था। कहां से किया था? ठीक है, क्योंकि उस प्लेट पे तो हमको नॉन रिकॉमेंट मिला, लेकिन उससे कंपेयर करके मास्टर प्लेट पे हमको क्या पता चला कि रिकॉमेंड कौन सा है। तो ये लाइन समझ में आ रही है कि हमने
जब BAMH1 का यूज करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस इनएक्टिव हो गया, फिर भी हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के ऊपर बैक्टीरिया की प्लेटिंग करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर हुआ? अगली बात कहते हैं, कह रहे हैं द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है, बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। देखो, एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे रिकॉम्बिनेंट ग्रो किया, लेकिन टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं किया। देख रहे हो ना बेटा? ठीक है। दूसरा कह रहा है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक्स। देखो, नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों पे ग्रो किया है, एम्पिसिलिन वाले पे भी, और क्योंकि उसके पास में दोनों के रेसिस्टेंस जीन थे। ठीक है। अगली बात कहा जा रहा है इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। कह रहा है कि एक PBR32 में दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, कह रहा है उसमें से एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, और वो कौन सा है? एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन। बात समझे? ठीक है। फिर कह रहा है वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, whereas the other antibiotic resistance gene get inactivated due to insertion। दूसरा जो है वो इंसर्शन की वजह से इनएक्टिवेट हो गया ऑफ एलियन डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, एंड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, और रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। वो कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन। क्वेश्चन सुनना है नीट का, ठीक है, जो पूछा जा सकता है। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन किसको सेलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है? ट्रांसफॉर्मेंट को। और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन रिकॉम्बिनेंट को। इतनी बात याद रखनी है, तो ये पॉइंट याद रहेगा। अब अगले पैराग्राफ सुनना, कह रहा है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स इज ए कंबरसम प्रोसीजर। ठीक है, अंडरलाइन करना कंबरसम और लिखना डिफिकल्ट। ठीक है, कोई पूछने नहीं आएगा अभी इस वर्ड का मतलब मुझसे एनसीईआरटी लेके। कंबरसम प्रोसीजर मतलब डिफिकल्ट प्रोसीजर है। ठीक है। कह रहा है कि एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट करके जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये एक डिफिकल्ट प्रोसीजर है, बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। क्योंकि यहां पे हमको दो बार प्लेटिंग करना पड़ रहा है, एक बार एम्पिसिलिन पे और एक बार टेट्रासाइक्लिन पे, और दोनों बार बैक्टीरिया को टाइम देना पड़ रहा है कि ग्रो करो, पूरी कॉलोनी डेवलप हो रही है, तब तो हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, यानी ये आसान प्रोसेस नहीं है। तो अगला जो मेथड पढ़ेंगे ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, वो इससे बेटर मेथड होगा। ठीक है। तो अगर डबल रेप्लिका प्लेटिंग जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा और आज जो मेथड पढ़ेंगे पीयूसी वेक्टर वाला, इन दोनों में पूछा जाए तो ये मेथड आसान है। अभी आप देखोगे एक सिंगल स्टेप में सिलेक्शन हो जाता है, जबकि यहां पे हमको दो अलग अलग बार रेप्लिका प्लेटिंग करनी पड़ी। तो ये लाइन ही दिक्कत देती है। कंबरसम प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, अब नोट करके लिखोगे। नोट में फर्स्ट पॉइंट, बोलू, देखो, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया selected from master plate, selected from master plate। जो पहली प्लेट बनाई थी उसको मास्टर प्लेट लिखा है ना, तो हमको याद रखना है कि हमको सिलेक्शन कहां से करना है? मास्टर प्लेट से उठाना है रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दिस मेथड इज दिस मेथड इज डिफिकल्ट, दिस मेथड इज डिफिकल्ट एंड वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, एंड वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस ड्यू टू डबल रेप्लिका प्लेटिंग, डबल रेप्लिका प्लेटिंग by the use of two different antibiotics।
बाय द यूज ऑफ टू डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो हमने कहा ये मेथड एक डिफिकल्ट मेथड है, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, क्योंकि हमको 2 बार रेप्लिका प्लेटिंग करना पड़ रहा है 2 डिफरेंट अलग अलग एंटीबायोटिक्स का यूज करके। बात समझ गए? ठीक है, तो जो कंबरसम वाला इसी का एक्सप्लेनेशन है ये लाइन। ठीक है, तो अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। तो पहला मेथड हमारा था डबल रेप्लिका प्लेटिंग मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड हम डिस्कस करेंगे बाय अल्टरनेट मार्कर मेथड। अल्टरनेट मार्कर मेथड, ठीक है, इसी को कहते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। अब देखना है बेटा, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग क्यों कह रहे हैं। अभी आप देखोगे कि कलर देख के आप पहचान लेंगे कि रिकॉमेंड कौन सा, नॉन रिकॉमेंड कौन सा है। एक का कलर ब्लू होगा, एक का व्हाइट होगा, तो हम कलर के बेसिस पे स्क्रीनिंग करेंगे, इसलिए इसको ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे अल्टरनेट मार्कर मेथड की अगर कर रहा हूं तो हमारा जो वेक्टर होगा अब पीबीआर 322 ना होके पीयूसी। ठीक है, और याद करो मैंने आपको पीयूसी वेक्टर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, याद है? पीयूसी वेक्टर को अगर हम देखें और कंपेयर करें पीबीआर 322 से, तो पीयूसी वेक्टर में भी 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होते हैं, सॉरी एंटीबायोटिक करें, 2 सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। ठीक है, जैसे पीबीआर 322 में होता नहीं, सिलेक्टेबल मार्कर तो यहां भी 2 हैं, लेकिन उसमें से एक सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन होगा, जैसे एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन, और जो दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर होगा वो एंजाइम सिंथेसाइजिंग जीन होगा, लैक जेड जीन। तो ये लैक जेड जीन यहां पे पाया जाता है, जबकि पीबीआर 32 में यहां पे क्या था, टेट्रासाइक्लिन लैक जेड जीन हो गया। अब ये वेक्टर हो गया पीयूसी वेक्टर। ठीक है, अब सुनना बेटा, लैक जेड जीन का थोड़ा कुछ फंक्शन देखते हैं। लैक जेड जीन एक एंजाइम बनाता है, ठीक है, और वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, एक कंपाउंड हम लोग के पास होता है जिसका नाम है एक्स गैल। ठीक है, ये एक क्रोमोजेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर का एक क्रोमोजेनिक कंपाउंड है। अब कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान सुनना। क्रोमा का मतलब कलर, जेनिक यानी जेनेसिस, कलर देने वाला। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो खुद कलरलेस होते हैं, ठीक है, लेकिन जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये कोई कलर देते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्रोमोजेनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब होगा क्या कि अगर एक्स गैल पे बीटा ग्लेक्टोसाइडेज एक्ट करे, तो बीटा ग्लेक्टोसाइडेज क्या करता है, एक्स गैल को कन्वर्ट कर देता है व्हाइट से ब्लू कलर में, ब्लू कलर में। बात समझे बेटा? तो अगर बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनेगा तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताओ, अगर मैं इस वेक्टर को एज सच किसी बैक्टीरिया में डाल दूं, तो उस बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उससे बचाने वाला जीन उसके पास में है, रेसिस्टेंस जीन है। ये जीन एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन से उसको बचा लेगा। उस बैक्टीरिया में लेक्जेट जीन है तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनेगा, और उसको अगर मैं एक्स गैल दूंगा तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर। तो वो बैक्टीरिया में व्हाइट का कन्वर्जन ब्लू में देखने को मिलेगा। बात समझ गए? अब सुनना बेटा, जैसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था पीबीआर 322 के केस में, तो वहां पे अपना डिजायर्ड डीएनए हमने टेट्रासाइक्लिन के बीच में डाला था। अब जब अगर मैं ये वेक्टर यूज करूंगा, तो मैं यहां पे अपना डिजायर्ड डीएनए जो इंसर्ट करूंगा वो लैक्जेट जीन के बीच में इंसर्ट करूंगा। बात समझ गए? तो फिर से वैसे ही सोचते हैं, हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, ये वाला टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में ऐसे खूब सारे ये पीयूसी वेक्टर हैं। अब मैंने क्या किया, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम डाला, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक एंजाइम लैक्जेट जीन को कट करेगा, तो सभी वेक्टर के लैक्जेट जीन क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें मैं अपना रिकॉमेंड अपना डिजायर डीएनए डालूंगा, ताकि जाके डिजायर डीएनए यहां बीच में जुड़ जाए। लेकिन क्या सबके साथ डिजायर डीएनए जुड़ेगा? तो कुछ वेक्टर ऐसे होंगे ना जो कट होंगे और फिर खुद से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर कैसे मिलेंगे देखना बेटा। तो हमको उस टेस्ट ट्यूब में कुछ वेक्टर ऐसे भी मिलेंगे जिन वेक्टर का, ठीक है, लेक्जेट जीन कट हुआ था लेकिन फिर से आपस में ही जुड़ गया, और आपस में जुड़ गया तो लेक्जेट जीन अभी भी नॉर्मल है कि नहीं है, और एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन भी क्या होगा, नॉर्मल।
ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? सेल्फ लाइगेटिंग वेक्टर, या फिर मैं कहूं नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए या नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, तो क्या हो गया? नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, या फिर हम इसी को वेक्टर कह सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो गया। अब सुनना, इस टेस्ट ट्यूब में कुछ ऐसे भी होंगे जो कट हुए होंगे और उनके बीच में हमारा डिजायर्ड डीएनए जाके जुड़ गया होगा, ऐसा भी होगा। तो अगर हमारा डिजायर्ड डीएनए जुड़ जाता है तो अब ये कैसा हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट। अब पूरा प्रोसीजर नहीं लिखने की जरूरत है, हमने ये कैसे बनाया था पूरा पढ़ लिया है, हम बस रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखना इस केस में क्या होगा, एम्पीसिलिन का रेसिस्टेंस जीन कैसा होगा? फंक्शनल, इसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब लैक्जेट जीन दो पार्ट में टूट जाएगा बेटा, ठीक है, और इसके बीच में हमारा डिजायर्ड डीएनए जुड़ जाएगा, लाइगेट हो जाएगा, और ये बन जाएगा आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहां पे हुआ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैक जेड जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए और एलियन डीएनए। बात समझ गए? तो यहां पे हुआ इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैक जेड जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, या फिर इसी को एलियन डीएनए भी बोल सकते हैं। देखो टेस्ट ट्यूब गिर गया सारा वेक्टर के नीचे, ठीक है, इसको इधर रखते हैं, हो गया बेटा। अब चलो, अब हमारे टेस्ट ट्यूब में दोनों है, ठीक है, अगला स्टेप बताओ, बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर करने का सेम वही मेथड, ठीक है, लाइसोजाइम कैल्शियम डाला, हीट शॉक दिया, बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट बनी और फिर हमारे डीएनए अंदर गए। हम सीधे रिजल्ट की बात करते हैं। अब जब हम ट्रांसफर करेंगे बेटा, तो हमारा जो टेस्ट ट्यूब होगा, अगेन हमारे टेस्ट ट्यूब में तीन टाइप की बैक्टीरिया आएंगी कि नहीं आएंगी बेटा? बताओ। एक बैक्टीरिया ऐसी जिसमें इन दोनों में से कोई भी डीएनए नहीं गया, ठीक है, जिसमें कोई भी डीएनए नहीं गया, वो बैक्टीरिया कैसी हो जाएगी? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। एक बैक्टीरिया ऐसी होगी जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जाएगा, और अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया या रिकॉम्बिनेंट कोई भी गया तो ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। अब सुनना, अगर इसमें ये जाता है तो इसमें एम्पीसिलिन का रेसिस्टेंस जीन कैसा होगा? और टेट्रासाइक्लिन का, सॉरी, लैक्जेट का कैसा होगा? तो लैक्जेट भी एक्टिव होगा, एम्पीसिलिन भी एक्टिव होगा, दोनों एक्टिव हैं। अब दोनों एक्टिव हैं तो ये कैसा हो गया? ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अगला सुनना बेटा, एक बैक्टीरिया ऐसी होगी जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होगा? नहीं, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, और यही तो हमको चाहिए, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया जो रिकॉम्बिनेंट होगी उसमें एम्पीसिलिन का रेसिस्टेंस जीन कैसा होगा? एक्टिव, लेकिन लैक्जेट का इनएक्टिव, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, और हमको यही चाहिए, ठीक है। अब सुनना बेटा, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेंट और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये बैक्टीरिया क्या एम्पीसिलिन के प्रेजेंस में जिंदा रहेगी? और ये दोनों रहेंगी। ये बैक्टीरिया जो होगी इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनेगा, इसमें इसमें नहीं बनेगा। बात समझ गए? ठीक है। अब देखना सिंगल स्टेप में सिलेक्शन कैसे होता है। हम फिर से बनाएंगे कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया, और इस बार कल्चर मीडिया में पहले स्टेप पे ही डाल देंगे एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक। हमने एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डाल दिया, और प्लस ये एक्स गैल डाल देंगे, हमने एक्स गैल भी डाल दिया, ठीक है। ये तीनों कंपाउंड हमने पहले स्टेप में डाल दिया, ठीक है, मीडिया में। ये हमारा पेट्री प्लेट। अब चलो बेटा, इस पेट्री प्लेट पे, ठीक है, हम इस टेस्ट ट्यूब को पोर करेंगे। जब इस टेस्ट ट्यूब को पोर करेंगे तो फिर तीनों बैक्टीरिया यहां पे आएंगी, ठीक है। अब आएंगी तो तीनों, अब चलो ये बैक्टीरिया भी यहां आई, ठीक है, ये बैक्टीरिया भी यहां आई, और ये बैक्टीरिया भी यहां आई, तीनों आई। लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया होगी वो तो ग्रो ही नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि उसके पास में एम्पीसिलिन का रेसिस्टेंस जीन है ही नहीं, और हमने मीडियम में एम्पीसिलिन डाल रखा है। तो इसका तो पहले ही स्टेप में रिजेक्शन हो गया, ये तो ग्रो ही नहीं करेगी, यानी जो नॉन ट्रांसफॉर्म है उसके ग्रो करने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई नॉन ट्रांसफॉर्म जिसका ग्रोथ नहीं हुआ, तो ये बैक्टीरिया हो जाएगी नॉन ट्रांसफॉर्म, ठीक है, नॉट ग्रोथ, ठीक है। यहां पे ग्रोथ इसका नहीं होगा। अब देखो ये दोनों ग्रो करेंगी, ये दोनों ग्रो करेंगी, और ग्रो करके ये दोनों अपनी पूरी की पूरी कॉलोनी बना लेंगी,
इनका कॉलोनी बन जाएगा। अब इन दोनों कॉलोनी में से कौन सी रिकॉम्बिनेंट है ये कैसे देखेंगे, ध्यान सुनना बेटा। ये जो बैक्टीरियल कॉलोनी होगी जिसके पास में ये डीएनए गया है, ये बनाएगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या बनाएगी? तो यहां पे बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। और हमने मीडियम में डाल रखा है क्या? एक्स गैल, जो कैसा है? व्हाइट। तो ये बीटा ग्लाइकोसाइडेज क्या करेगा? इस व्हाइट एक्स गैल पे काम करेगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें? ब्लू कलर में, ठीक है। तो इस पूरी जहां भी ये बैक्टीरिया है हर जगह पे रिएक्शन होगा, और वहां पे जितना भी व्हाइट है सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। तो ये पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी किस कलर की दिखाई देगी? ब्लू कलर, ठीक है। तो हमको ब्लू कलर की कॉलोनी मिलेगी, ब्लू कॉलोनी। और जो भी कॉलोनी ब्लू होगी वो होगी ट्रांसफॉर्म विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की। क्या ये बैक्टीरिया हमको चाहिए? तो ब्लू वाले को कभी नहीं उठाना है प्लेट से, ठीक है। अब सुनना, जो बैक्टीरिया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए रखेगी उसमें लैक्जेट जीन इनएक्टिव हो चुका है, नॉर्मल नहीं है, तो बीटा ग्लाइकोसाइडेज नहीं बना। और जब बीटा ग्लाइकोसाइडेज नहीं बना तो व्हाइट का ब्लू में कन्वर्जन, तो व्हाइट व्हाइट ही रह जाएगा और व्हाइट कलर की कॉलोनी आएगी, तो व्हाइट कॉलोनी कैसा हो जाएगा? व्हाइट कॉलोनी। और अगर व्हाइट कॉलोनी आया तो बैक्टीरिया कैसी है? ट्रांसफॉर्म विथ रिकॉम्बिनेंट। और हमको चाहिए कौन सा बेटा? यही चाहिए, यही उठाना है, ठीक है। अब चलो फिर से वही टेक्निक, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में कल्चर मीडिया बनाया और फोर्सेप्स से इस बैक्टीरिया को उठा के हमने इसमें डाला। अब ये बैक्टीरिया यहाँ पे डिवाइड करेगी, डिवाइड करके ग्रो करेगी, ग्रो करके अपनी पूरी कॉलोनी डेवलप कर लेगी और ये हमारी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हो जाएगी। ये क्या हो गई? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो आपने देखा कैसे एक सिंगल स्टेप में पूरा सिलेक्शन हो गया। यही ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग मेथड है। तो आपको बस यहां पे याद क्या रखना है जो पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, कि ब्लू कलर की कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट और व्हाइट कलर की कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट, नॉन ट्रांसफॉर्म तो ग्रो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यही पूछा जाएगा, यही आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमने सिलेक्शन कर लिया। अब सुनना, एक बार पूरी कहानी की बात करते हैं। डबल रेप्लिका प्लेटिंग किया था तो भी हमने बैक्टीरिया उठाई थी, हमारे टेस्ट ट्यूब में ये बैक्टीरिया था, ठीक है। और यहां से भी बैक्टीरिया आ गई। अब शुरू से एक बार कहानी को कनेक्ट करते हैं, ध्यान सुनना बेटा। हमारे एक सेल में हमारा डिजायर डीएनए था। उस डिजायर डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप डीएनए आइसोलेशन किया। हमने पूरा डीएनए निकाला, स्पूलिंग टेक्निक से कनेक्ट कर लिया, प्यूरिफाई करके, ठीक है। अब उस डिजायर डीएनए में, उस कंप्लीट डीएनए में हमारा डिजायर डीएनए था। दूसरा स्टेप, हमने रैंडम डीएनए फ्रैगमेंट मेथड का यूज किया, ठीक है, और उससे अपना डिजायर डीएनए निकाल लिया जेल को मेल्ट करके इल्यूजन टेक्निक से। याद आ गया? अब तीसरा स्टेप, हमने उस डिजायर डीएनए को पीबीआर 322 के साथ जोड़ा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। लेकिन जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया तो साथ में नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बन गया। चौथा स्टेप, हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कॉम्पिटेंट हेट्रोलॉगस होस्ट सेल में ट्रांसफर किया। जब होस्ट सेल में ट्रांसफर किया तो हमको 3 टाइप की बैक्टीरिया मिली, ठीक है। इन तीनों टाइप की बैक्टीरिया में से डबल रेप्लिका प्लेटिंग मेथड का यूज करके हमने रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया सिलेक्ट कर लिया। हमारे पास में टेस्ट ट्यूब में क्या आ गया? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। अब रुकना, अगर हमने पीबीआर 322 का यूज ना किया, पीयूसी का यूज किया, तो सिलेक्शन कैसे किया? ब्लू व्हाइट स्क्रीन से, तो भी तो हमारे पास रिकॉमेंड आया। इन दोनों में से आप जो भी वेक्टर यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन मेथड यूज कर लोगे और आपके पास में रिकॉमेंड बैक्टीरिया आ गया। तो चौथा स्टेप कंप्लीट होगा जहां पे हमारे पास में टेस्ट ट्यूब में रिकॉमेंड बैक्टीरिया है। अब पांचवा स्टेप, मुझे इस बैक्टीरिया के अंदर जो जीन हमने डाला है उस जीन का प्रोडक्ट चाहिए। अब इस जीन का प्रोडक्ट ऑब्टेन कैसे करेंगे? तो ध्यान सुनना, सबसे पहले लैब में कंफर्म करेंगे। हम लैब के अंदर इस टेस्ट ट्यूब में इसको ग्रो कराएंगे। इसको जीन को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन चाहिए वो देंगे। उस कंडीशन में ये बैक्टीरिया ग्रो करेगी, ग्रो करके हमारे जीन को एक्सप्रेस कराएगी, हमारा प्रोडक्ट यहां पे सिंथेसाइज कराएगी। फिर उस प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करके प्यूरिफाई करेंगे, उसकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे। हम जो चाहते थे क्या वो बना कि नहीं बना, अगर वो बना हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। अब इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, मार्केट में बेचना है, मुझे बहुत ज्यादा बनाना है। तो हम एक लार्ज स्टील कंटेनर लाएंगे 1000 लीटर का, जिसको हम कहेंगे बायो रिएक्टर। उसमें 1000 लीटर कल्चर मीडिया बनाएंगे, उसमें इस बैक्टीरिया को इनोकुलम के फॉर्म में डाल देंगे। अब वहां पे ये बैक्टीरिया ग्रो करेगी, डिवाइड करेगी, हमारे जीन को एक्सप्रेस कराएगी, वो प्रोडक्ट उसमें बनेगा। इसको कहेंगे बायोसिंथेटिक फेज। क्या कहेंगे? फिर हम
उस बायोसिंथेटिक फेज में जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को वहां से आइसोलेट करेंगे, सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, यूज के लायक बनाएंगे, उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करेंगे। ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? अगर ये प्रोडक्ट कोई मेडिसिन है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल भी करेंगे, और जब सब कुछ सही रहा तब जाके इसको हम मार्केट में आगे भेजेंगे। और यहां पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। यही पूरी कहानी थी, यही पूरी बायोटेक्नोलॉजी थी। आपने पूरी कहानी सीख ली। ठीक, तो ये मेन कहानी हमारी ये थी। ठीक, लेकिन अभी इस मेन कहानी को थोड़ा रोकते हैं। अभी इस टेस्ट ट्यूब के आगे वाली बात थोड़ी देर के रोकते हैं, और थोड़ा एक और साइड में स्टोरी देखते हैं कि हमने बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना तो सीख लिया, लेकिन अगर हमें प्लांट में ट्रांसफर करना हो तो जीन ट्रांसफर कैसे होगा, एनिमल में ट्रांसफर करना हो तो जीन ट्रांसफर कैसे होगा, और ये इनडायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट अगर जीन ट्रांसफर करना हो तो कैसे होगा, ये तीनों पढ़ने के बाद फिर ये पांचवा स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो अब जब रिवाइज करना, तो अब एक बार पूरा कहानी याद कर लेना, फिर पांचवें स्टेप के पहले बीच में जो है ये अलग से आप सोच सकते हो कि ये अलग कहानी है। तो ऐसे आपके दिमाग में पूरी कहानी बायोटेक की, पूरा चैप्टर एक कहानी के फॉर्म में बना रहेगा। बात समझ गए? ठीक है, तो आप लिख लो, फिर हम बात करते हैं जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल, सॉरी प्लांट सेल, प्लांट में कैसे जीन ट्रांसफर होता है। एक को देना, कॉपी कॉपी। तो फर्स्ट हमने किया था जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियल सेल, सेकंड हो जाएगा प्लांट सेल।
मिटा दें? यार ये क्या कर दिया आपने। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ जितना मेरा मेरे हाथ में है। अरे अभी अभी ये तो पढ़ो पहले बेटा। क्यों? तो 11th में पढ़ा ना, वो नोट्स है। वो कहाँ है? 11th वाले नोट्स कहाँ फेंक दिए? हाँ, नहीं थे। अभी क्या हुआ ना, अभी जब नीट एग्जाम हुआ तो एक स्टूडेंट ने क्या किया कि उसका उसके मार्क्स आ गए लगभग 660 के करीब। ठीक है। तो उसको लगा कि हाँ कॉलेज मिल जाएगा। अब उसने कोटा से जाने के पहले अपने सारे नोट्स बेच दिए। ठीक है, 100 200 रुपए में। ठीक है। अब फिर से रीनीट होने का चल रहा है। अब वो परेशान है कि उस पर नोट्स ही नहीं। इसलिए नोट्स मत बेचना। ठीक है। जरूरी इंफॉर्मेशन थी ये। और जेनेटिक्स के तो एकदम मत बेचना, किसी को देना भी मत, क्योंकि फिर मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मोटी मोटी किताबों से कहाँ से क्या पढ़ना है समझ नहीं आता, तो ये बच्चे यही लिख के आते हैं वहां भी, जो हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, और जब नहीं होता है तो फिर हमारे पास मैसेज करते हैं, सर कहीं से नोट्स अपने दिलवा दीजिए। ठीक है, तो मत देना किसी को। कोई मांगे तो भी नहीं कहना, बस जीरोक्स करा लो, नोट्स नहीं देंगे। हो गया? ये डबल रेप्लिका प्लेटिंग हो गया। अब एक बार ध्यान देना बेटा, एक बार देखो, लिखना बंद करना। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर की बात हो रही है। देखो, प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें से जो मोस्ट कॉमन मेथड जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है उसकी हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, और वो है, ठीक है, बाई एग्रोबैक्टीरियम। तो एग्रोबैक्टीरियम से जीन ट्रांसफर किया जाता है प्लांट में। अब एग्रोबैक्टीरियम से क्यों ट्रांसफर किया जाता है उसको समझने के लिए, कैसे किया जाता है उसको समझने के लिए, पहले एग्रोबैक्टीरियम को खुद समझना पड़ेगा कि एग्रोबैक्टीरियम करता क्या है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं, ये जितनी बातें कर रहा हूं, ये मैं एग्रोबैक्टीरियम के नेचुरल इन्फेक्शन की बात कर रहा हूं, बायोटेक की बात नहीं कर रहा हूं। तो पहले हम समझेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम नेचुरली ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से हम जीन ट्रांसफर कर सकते हैं, वो समझ लेंगे। फिर जाके इसका यूज कैसे करना है इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी नेचुरल एग्रोबैक्टीरियम की बात करें, ध्यान सुनना बेटा। एग्रोबैक्टीरियम की एक स्पीसीज है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, उसकी उसको लेते हैं। एक और है एग्रोबैक्टीरियम राइजोसिन भी है। ठीक है, यहां पे ट्यूमिफेसियंस की बात की गई है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक ग्राम निगेटिव, ठीक है, सॉइल बॉर्न मतलब सॉइल में रहता है। ठीक है, बैक्टीरियम है। अब सुनना, इसके पास में ये इसका मेन क्रोमोजोम है और ये प्लाज्मिड है। यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के पास में भी एक प्लाज्मिड पाया जाता है। इस प्लाज्मिड को कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म में लिखा गया ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्यों ट्यूमर इंड्यूसिंग कहेंगे, अभी देखोगे ये ट्यूमर कॉज करेगा। कैसे कॉज करेगा देखेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। तो अब मैंने इसी प्लाज्मिड को निकाल के यहां पे आपको दिखाया। इस टीआई प्लाज्मिड के दो मेन पार्ट हैं बेटा। ठीक है, ध्यान सुनना, प्लीज लिखना बंद कर दो, ध्यान दो। यहां पे दो मेन पार्ट हैं। एक है टीडीएनए, यहां से यहां तक, ये ब्लू वाला जो मैंने लिखा है, ये लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर सीक्वेंस होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे नहीं पूछा गया। ठीक है, और इसके बीच का जो पूरा पार्ट है इसको हम कहते हैं टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए। क्यों कहते हैं अभी ये भी समझ में आएगा। और दूसरा है विरजीन। ठीक है, विरजीन वायरुलेंट जीन, वायरुलेंसी कॉज करना, इंफेक्शन कॉज कराने में हेल्प करने वाला जीन। तो ये विरजीन होता है। इस विरजीन के पास में 6 ओपेरॉन होते हैं। ठीक है, विर A B C D E, एफ नहीं, जी। जैसे आपने लैक, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही विर ए, विर, ये 6 ओपेरॉन का मतलब 6 जीन है। ठीक है, और ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। कैसा ओपेरॉन है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन वो होते हैं जो जनरली ऑफ होते हैं, और जब कोई इंड्यूसर आता है तो ऑन होते हैं।
अब इनका इंड्यूसर कौन है, ये ऑन कब होंगे, तो इनका इंड्यूसर है एसिटोसिरिंजोन। कौन है, एसिटोसिरिंजोन। ये एक फेनोलिक कंपाउंड है और ये इनके लिए इंड्यूसर की तरह काम करता है। अब ये कहां से आता है, तो हमने कहा सीक्रेटेड बाय इंजर्ड प्लांट, इंजर्ड प्लांट से सीक्रेट होता है। ठीक है, कहां से आएगा समझते हैं, पहले इतनी बात समझ लो और थोड़ा टीडीएनए की बात कर ले, फिर पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करता हूं मैं। इसके बाद बात करते हैं टीडीएनए की। ध्यान सुनना बेटा, टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए। ठीक है, इसके पास में 3 टाइप के जीन पाए जाते हैं। एक तो ऑक्सीन को सिंथेसाइज करने का जीन, ऑक्सीन बायोसिंथेटिक जीन। दूसरा साइटोकाइनिन बायोसिंथेटिक जीन, साइटोकाइन बनने वाला जीन, प्लांट हार्मोन पढ़ा होगा आपने। और तीसरा मेटाबोलाइट्स जीन, कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं उनके भी जीन इसके पास में होता है। अब पूरे इन्फेक्शन को मैं एक बार रफली समझा रहा हूं, डिटेल में आगे बात करेंगे। ध्यान सुनना बेटा, होता क्या है, यहां पे एक प्लांट है, ये प्लांट का रूट है, यहां एग्रोबैक्टीरियम सॉइल में बैठा हुआ है। ठीक है, प्लांट में अगर कभी इंजरी हुई, मान लो यहां पे कोई कट हो गया, इंजर्ड हो पार्ट है ये प्लांट का। ठीक है, तो ये प्लांट में जब भी कोई इंजरी होती है, प्लांट जब किसी स्ट्रेस में आते हैं तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं स्ट्रेस के कंडीशन में। तो ऐसा ही एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाता है एसिटोसिरिंजोन। ठीक है, ये वाला। तो जब इंजरी होगी तो ये एसिटोसिरिंजोन बनाएगा अपने उस इंजरी को ठीक करने के लिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वो एसिटोसिरिंजोन रिलीज होके इस इंजर्ड पार्ट से सॉइल में भी आ जाता है। जैसे ही सॉइल में एसिटोसिरिंजोन आता है, ठीक है, ये एसिटोसिरिंजोन को सेंस करता है विरजीन। कौन सेंस करता है, तो इंड्यूसर मिल गया। और जब इसको इंड्यूसर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्टिव। अब ये एक्टिव हो जाता है। अब जब एक्टिव होता है तो 2 चीजें होती हैं। एक तो ये जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम है, ये प्लांट की तरफ, इस केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होकर आना चालू करता है, कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट होकर केमिकल की तरफ आ रहा है। दूसरा, ये विरजिन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और ये जो ओपेरॉन्स हैं ये अपना प्रोटीन बनाते हैं और यही प्रोटीन इसको यहां लाने में और इंफेक्शन कॉज करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब चलो, ये आया, आके ये प्लांट के अंदर एंट्री लेगा और उसके सेल के साथ जाके जुड़ जाएगा, प्लांट सेल के साथ जुड़ जाएगा। ठीक, अब जुड़ने के बाद के प्रोसेस को यहां देखते हैं। जुड़ने के बाद क्या होगा, ये कुछ प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन आएंगे और इसको यहां से और यहां से कट कर देंगे और कट करके इस बैक्टीरिया में से केवल इतने पार्ट को निकाल के प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड का बस इतना ही पार्ट इंफेक्शन के टाइम पे प्लांट सेल में भेजा जाता है, इसी का ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको ट्रांसफर डीएनए यानी टीडीएनए कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इंफेक्शन होगा तो पूरा टीआई प्लाज्मिड प्लांट में जाएगा कि केवल टीडीएनए, केवल टीडीएनए जाएगा, टीआई प्लाज्मिड का कोई भी और पार्ट नहीं जाएगा। तो ये क्या करता है, ड्यूरिंग इंफेक्शन ओनली टीडीएनए ट्रांसफर इन प्लांट सेल के में ट्रांसफर कर दिया गया। और केवल प्लांट सेल में नहीं, प्लांट के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में जाता है और न्यूक्लियस में जाके प्लांट का जो डीएनए होगा, जो जीनोम होगा, उसके साथ जोड़ दिया जाएगा, इंटीग्रेट। तो मान लो इसको लेके गया ऐसे उठाते हुए प्रोटीन, और प्लांट का डीएनए उसको कट किया और उसके साथ जोड़ दिया। ठीक, अब सुनना, अब उस प्लांट का एक सेल था, उसके साथ ये जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद इसके पास में ऑक्सीन और साइटोकाइन का जीन है, तो ये ऑक्सीन और सीके का मतलब साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइन दोनों बनाएगा। अब सुनना बेटा, प्लांट के पास में जितनी ऑक्सीन और साइटोकाइन की रिक्वायरमेंट थी, प्लांट तो अपना खुद बना ही रहा था ना, उससे ज्यादा बना। अब जब ज्यादा साइटोकाइन और ऑक्सीन बनता है तो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और वो सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। अब अनकंट्रोल्ड मैनर में सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। अब सुनना, ये एक सेल था, इसके डीएनए में ये जीन जुड़ा था। अब जब ये सेल डिवाइड करेगी तो 1 से 2 बनेगी, तो डिवीजन के पहले ये अपना जीन डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा, दोनों में डीएनए जाएगा, और जब दोनों में जाएगा तो इस टीडीएनए की भी 2 कॉपी हो जाएगी, वो भी दोनों में गया। 2 से 4 8 16 32 खूब सारी सेल बन जाएंगी, एक सेल मास बन जाएगा और हर सेल में ये डीएनए होगा। बात समझे, और सेल मास को ही तो ट्यूमर कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ प्लांट्स में ऐसे ट्यूमर निकले रहते हैं। ठीक है, ऐसे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कराया ऑफ प्लांट सेल का। ठीक है, एक्चुअल में ग्रोथ में डिवीजन कराया है। यहां पे ग्रोथ का मतलब क्या है, डिवीजन, नंबर बढ़वाया, ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया, और इसी को क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये क्राउन गॉल डिजीज काज कर रहा है। तो याद करो, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, प्लांट में ट्यूमर इंड्यूस किया, इसने प्लांट में ट्यूमर इंड्यूस किया, इसलिए इसको टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। बात समझे बेटा। अब सुनना, इससे
इसको क्या फायदा? ठीक है, जितनी सेल बनेंगी उतने सेल में टीडीएनए होगा, क्योंकि प्लांट के डीएनए के साथ टीडीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। और इस टीडीएनए में एक और जीन है, वो कौन है? मेटाबोलाइट जीन। ये मेटाबोलाइट जीन मेटाबोलाइट बनाएंगे। जितनी ज्यादा सेल होगी उतने ज्यादा मेटाबोलाइट जीन होंगे, उतना ज्यादा मेटाबोलाइट बनेगा। और ये मेटाबोलाइट चाहिए इस बैक्टीरिया को एज ए एनर्जी सोर्स। ये बैक्टीरिया उसको एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज करती है। अब वहां से वो एनर्जी लेगी और अपना खूब सारा नंबर बढ़ाएगी, अपने जैसे बहुत सारी बैक्टीरिया बनाएगी। बात समझे? इसलिए वो प्लांट को इन्फेक्ट करती है, क्योंकि एक सेल में, उसके एक सेल में एक ही टीडीएनए था, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट बनता। उसने प्लांट में जोड़ के खूब सारा टीडीएनए कर लिया, अपना टीडीएनए को मल्टीप्लाई करा लिया। ठीक है, तो मेटाबोलाइट ज्यादा बन रहा है तो उसको एनर्जी ज्यादा मिल रही है, इससे उसका ग्रोथ अच्छे से होगा, उसका नंबर बढ़ेगा। ये फायदा होता है, इसलिए क्राउन गॉल डिजीज कॉज करती है। और ये सब कुछ वो, ठीक है, डाइकॉट प्लांट में ही कर सकती है। इसलिए केवल इन्फेक्ट किसको करती है? डाइकॉट प्लांट को। तो केवल डाइकॉट प्लांट को इन्फेक्ट करती है। और इसीलिए इसके इस नेचर को देख के इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है, एग्रोबैक्टीरियम को। जैसे जेनेटिक इंजीनियर में हम क्या कर रहे हैं, एक डीएनए को कट कर रहे हैं, दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। ये भी देखो, अपना डीएनए कट करता है, वहां ट्रांसफर करता है, ले जाके जोड़ता है। तो एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये डायग्राम हमने अभी तक देखा, वो कैसे नेचर में इंफेक्शन कॉज करता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका यूज बायोटेक में कैसे करेंगे। ये तो नेचुरल हुआ। हम बायोटेक में अगर कोई जीन ट्रांसफर करना हो तो कैसे करेंगे? तो अब हम एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर हेडिंग करेंगे। और यहीं पे हम पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना भी, कि ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और अपने अगले चैप्टर का एक एप्लीकेशन भी इसी के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बात समझिए? तो इतना बनाने के बाद एक लाइन, ठीक है, बस यहां नीचे एक एरो करके और लिखना है, कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है, इतना लिख लेना कि इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं।
ये मिटा दो। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। उसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसियंस को। और क्या, मुझे थोड़े कहा जाएगा।
देखो बेटा एक बार समझना है इसको, हम एक बार समझ लो फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं कि किसी भी प्लांट सेल में हम एग्रोबैक्टीरियम की मदद से जीन कैसे ट्रांसफर करते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये है कि हम प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करके ऑब्टेन क्या करना चाहते हैं, हम क्यों कर रहे हैं। तो हमको ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है, अगर कोई अनरिलेटेड जीन हम प्लांट सेल में ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसा जीन जो प्लांट का नहीं है, और वो जीन हम प्लांट में ट्रांसफर कर रहे हैं और उससे जो प्लांट बन रहा है वो प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल यहां डिस्कस करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं तो सारे कहानी हमको समझ में आ जाएगी। एक एनिमल है हिरुडिनेरिया, उसके अंदर, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनता है हिरुडीन, जो एंटी कोआगुलेटिंग ब्लड एजेंट होता है। फार्मा इंडस्ट्री में उस हिरुडीन का यूज किया जाता है ब्लड को कोआगुलेट होने से बचाने के लिए। तो यहां पे क्या किया गया कि हिरुडिनेरिया से हिरुडीन और उसको ब्रेसिका नेपस प्लांट में भेज के ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस बनाना था, और वो हिरुडीन प्लांट में बनाना था हमको, ये हमारा एम था, तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना था। अब जब मैं कह रहा हूं कि हमने प्लांट में जीन ट्रांसफर किया, इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि एक प्लांट पूरा डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है, और उसमें जीन ट्रांसफर करना। अगर मैं ट्रांसजेनिक प्लांट या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल, मैं कहूं कि एनिमल में जीन ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मान लो मैं, ठीक है, यहां पे हूं और मेरे में अगर जीन ट्रांसफर किया जा रहा है तो यहां जीन ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर क्योंकि अगर एनिमल डेवलप हो गया है पूरा और उसमें जीन ट्रांसफर करोगे तो जीन उसके किसी एक या दो सेल में जाएगा। मान लो यहां जीन ट्रांसफर करो, यहां किस सेल में जाएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट वो होते हैं जिनके हर सेल में जीन होना चाहिए, उनकी बॉडी के हर सेल में वो जीन होना चाहिए जो जीन हम ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब हम सिंगल सेल स्टेज पे ट्रांसफर करें। बात समझे बेटा, ठीक है। तो अगर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना है तो भी हमको सिंगल सेल स्टेज पे ट्रांसफर करना है और उससे पूरा प्लांट डेवलप होगा, या फिर एनिमल बनाना है तो सिंगल सेल यानी जाइगोट में ट्रांसफर करें, तब जाके वो जीन उसके सभी सेल में जाएगा। तो हमको यही काम करना है। अब ये काम कैसे करेंगे, यही पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनेगा। क्योंकि अगले चैप्टर में हमको बार बार बात करनी है ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया, तो यहां सीख लेंगे। तो ट्रांसजेनिक प्लांट जब हमको कहा जाएगा अगले चैप्टर में तो हमको आसानी रहेगी, हमको समझने में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि पूरे डिटेल में ये प्रोसेस आपके, ठीक है, ना तो मॉड्यूल में दिया गया है ना तो एनसीईआरटी में दिया गया है, तो हमारा कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर नहीं रहता कि हम कैसे बनाते हैं। तो एक बार हम पढ़ लेंगे तो वो सारे आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है। ध्यान सुनना बेटा, करना क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड निकाल लिया जाता है, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड निकाल लिया हमने। अब टीआई प्लाज्मिड निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जो टीडीएनए होता है उसका कुछ पार्ट कट करके हटा देते हैं। कौन सा पार्ट हटाते हैं, वो पार्ट जो ऑक्सीन और साइटोकाइन बना रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट रहेगा तो प्लांट में जाके फिर डिजीज कॉज कर देगा। तो हमने डिजीज कॉज करने वाले पार्ट को हटा दिया, तो हमने कहा रिमूव सम पार्ट ऑफ टीडीएनए, सम पार्ट, पूरा नहीं, कुछ पार्ट डिजीज कॉज। जब भी किसी वेक्टर का कोई पार्ट कट करके हटाते हो तो वो डिसआर्म्ड कहलाता है, उसका आर्म कट कर दिया। याद करो पीवीआर 322 और पीयूसी में हमने डिसआर्म नहीं किया था, हमने बस एक कट किया और उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया था। तो वहां हमने जीन को इनएक्टिव किया था, ना कि जीन हटाया था। अगर हम जीन हटा देते तो डिसआर्म हो जाता, तो वो डिसआर्म वेक्टर नहीं है, वहां पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, जबकि यहां पे डिसआर्म करना है। तो डिसआर्म वर्ड जब भी आएगा समझ जाओगे। तो हमने इसका एक आर्म हटा दिया तो ये डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड हो गया। क्या हो गया, डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड। तो यहां तक बना लेंगे, एक स्टेप ही हो गया। अब सुनना, अब डिजायर डीएनए, जो भी डिजायर डीएनए हो जिसको भी हमको प्लांट में भेजना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हिरुडीन, हिरुडीन जीन ले लिया किसका, हिरुडिनेरिया का। तो हिरुडिनेरिया का हिरुडीन जीन ले लिया, एक्चुअली यहां पे आर्टिफिशियली इस जीन को बनाया गया था आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस से, वो जीन ले लिया। अब इस जीन को टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, और जोड़ के एक रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड बन जाएगा, बना दिया। तो हमने टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए का पार्ट हटा दिया और जो पार्ट हटाया उसकी जगह पे अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, एक दूसरी एग्रोबैक्टीरियम लेंगे जिसमें उसका खुद का टीआई प्लाज्मिड ना हो, बात समझे, और उसमें हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हुआ यहां तक। अब ये बन गया हमारा एग्रोबैक्टीरियम जो कि हमारे जीन को प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। यहां तक एक पार्ट है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का।
ये मेन जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, ठीक है। इसको फिर से एक बार देखो, इसमें कोई दिक्कत तो बताओ, फिर सुनना। एग्रोबैक्टीरियम से टीआई प्लाज्मिड निकाला, टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए का कुछ पार्ट कट करके हटा दिया, हटा दिया, उसकी जगह पे अपना डीएनए जोड़ दिया, ठीक है, और बन गया रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। इस रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड को हमने दूसरे एग्रोबैक्टीरियम में ट्रांसफर कर दिया। अब ये एग्रोबैक्टीरियम रेडी है हमारे जीन को ट्रांसफर करने के लिए। तो हमने अब एग्रोबैक्टीरियम डिजाइन करके रख लिया है। अब जीन ट्रांसफर करना है प्लांट में, तो इसके लिए प्लांट टिश्यू कल्चर का सहारा लेना पड़ेगा। पढ़ेंगे आगे, वो चैप्टर भी हमको पढ़ना है। इसमें क्या करेंगे, जिस प्लांट्स में जीन ट्रांसफर करना है उस प्लांट का कोई एक पार्ट ले लेंगे, जैसे लीफ ले लिया, मेरी स्टेम ले लिया, और उसको कल्चर मीडिया पे कल्चर करेंगे। इस प्लांट को एक्स प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी प्लांट पार्ट लोगे उसको एक्स प्लांट कहते हैं, और इसको कल्चर मीडिया पे रख के डिवाइड कराएंगे, और डिवाइड करा के अनडिफरेंशिएटेड सेल मास बना लेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल का मास बन गया। इसको कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलस अनडिफरेंशिएटेड सेल मास होता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल का। तो कैलस बना लिया। देखो, डायरेक्ट प्लांट में नहीं भेजा मैंने, उसका एक प्लांट का पार्ट ले लिया, उसको डिवाइड करके मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट कर लिया, खूब सारी मेरिस्टेमेटिक सेल बना ली। अब क्या करेंगे बेटा, एक पेट्री प्लेट लेंगे, उस पेट्री प्लेट में यहां से प्लांट सेल ले लेंगे और ये एग्रोबैक्टीरियम ले लेंगे, दोनों को एक ही में रख लेंगे, ठीक है, रख लिया। अब क्या करेंगे, हम बाहर से खुद से एसिटोसिरिंजोन डाल देंगे उसमें एक्टिवेट करने के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमने डाल दिया एसिटोसिरिंजोन, एसिटोसिरिंजोन। ये एसिटोसिरिंजोन आके इस पे काम करेगा। जब इस पे काम करेगा वीर जीन पे, तो वीर जीन एक्टिव होगा। तो पहले तो ये जाके प्लांट सेल के साथ चिपक जाएगा, ये प्लांट सेल है, और ये जाके उसके साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद ये वीर जीन एक प्रोटीन बनाएगा, ये प्रोटीन आके इस डीएनए को कट करेगा, और कट करके इस डीएनए को लेके कहां जाएगा, प्लांट सेल में। तो देखना, ये हमारा डीएनए हो गया, ये हमारा डीएनए हो गया, ठीक है, और मैं ये प्रोटीन हो गया, और मैं इसको पकड़ के प्लांट सेल के अंदर लेके जा रहा हूं, ठीक है। मैं पहले प्लांट सेल में जाऊंगा, फिर न्यूक्लियर पोर से न्यूक्लियस में जाऊंगा, और ये ब्लैक वाला प्लांट का डीएनए था, मैंने प्लांट के डीएनए को कट किया और उसके साथ इसको जोड़ दिया, जुड़ गया। तो हमारा जो डीएनए था हिरुडीन वाला, वो जाके प्लांट के डीएनए के साथ जुड़ गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस सेल को फिर से कल्चर मीडिया में ग्रो करूंगा, और मैं इसको डिवाइड करके जितनी सेल चाहे उतनी सेल बना सकता हूं ऐसे। तो मैं इससे थाउजेंड्स ऑफ सेल बना लूंगा, हर सेल में हमारा डीएनए होगा। बात समझ गए? अब सुनना, प्लांट टिश्यू कल्चर में यह पढ़ाया जाता है कि हम प्लांट के एक सेल से पूरा प्लांट बना सकते हैं, ठीक है, और प्लांट के इस नेचर को टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। अब मैं क्या करूंगा, इस प्लांट के हर एक सेल से एक एक प्लांट तैयार कर लूंगा, और जब ये प्लांट तैयार होंगे तो प्लांट के हर सेल में वो जीन जाएगा नहीं जाएगा, और यही ट्रांसजेनिक प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इस प्लांट के हर सेल में हमारा ट्रांसजीन पहुंच चुका है, ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया। अब मुझे नहीं पता है कि वो जीन हमारा कहां एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, तो अब मैं प्लांट के हर एक पार्ट को तोड़ूंगा, उसकी बायोकेमिकल एनालिसिस करूंगा, और पता करूंगा कि हमारा प्रोडक्ट कहां बना, कहां नहीं बना। थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं, तो कहीं जाके एक एक्सपेरिमेंट में उनको सफलता मिलती है कि वो जीन, जरूरी नहीं कि आपने कोई भी जीन डाल दो प्लांट में एक्सप्रेस ही कर जाएगा, हो सकता है कि वो जीन गया लेकिन एक्सप्रेस, तो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इस केस में एक्सपेरिमेंट सफल हुआ था, ठीक है, अब ये जीन गया और यहां पे एक्सप्रेस किया, तो ब्रेसिका नेपस प्लांट के सीड में हमको हिरुडीन मिला। तो आज हम क्या करते हैं, वही ब्रेसिका नेपस प्लांट लगाते हैं ट्रांसजेनिक वाला, उसके सीड को कलेक्ट करते हैं, उससे हम हिरुडीन को आइसोलेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, और मार्केट में बेचते हैं। तो ये हो गया बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। क्या हो गया? फार्मा, फार्मा इंडस्ट्री होती है दवा वाली, ड्रग वाली, तो बायोलॉजिकल तरीके से बना रहे हैं, इसको बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट का एक यूज भी आपने पढ़ा कि कैसे हम बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज करके, ठीक है। ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट, तो किसी भी, अब चलो, आपको कोई भी ट्रांसजेनिक प्लांट एग्रोबैक्टीरियम से बनाना है, तो बस क्या करना है, जीन का नाम चेंज करना है, प्लांट का नाम चेंज करना है, वही प्लांट होगा। मतलब प्लांट प्रोसीजर पूरा वही होगा, बस आपको क्या करना है, जीन का नाम चेंज करना है,
जिसको भी ट्रांसजेनिक बनाना है उसका सेल ले लो, ठीक है, जिस जीन को भेजना है वो जीन ले लो। प्रोसीजर पूरा यही होगा। तो आज से आपसे कोई पूछे कि ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाते हैं, तो कम से कम एक मेथड तो बता दोगे कि ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया जाता है। बात समझ गए? तो ये हमने प्लांट में जीन ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया, अब एनिमल वाली बात करनी है बस। हम्म। क्योंकि क्योंकि डाइकॉट प्लांट्स में ही वो अपने मेटाबोलाइट्स बनवा सकता है, वो इन्वायरमेंट उसको मिलेगा। मोनोकॉट में मिलेगा तो क्यों इन्फेक्ट करने जाए। कहाँ पे? ब्रस्का नेपस एंड एक्सप्लांट। हिरुडीन जीन ऑफ हिरुडिनेरिया। ये जल्दी लिखो बेटा। हाँ। क्या क्या? ये प्रोटीन है, इसने एक प्रोटीन बनाया और वही प्रोटीन इसको कट करके लेके जाने का काम कर रहा है, ले जाके जोड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वीर जीन हटा दिया जाए तो टीडीएनए ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। टीडीएनए को ट्रांसफर कौन करा रहा है? वीर जीन। उसका रोल उसमें है। क्या? कट भी वही कर रहा है, कट करेगा, ले जाएगा, ले जाके जोड़ेगा भी वही, उसी का प्रोटीन।
हो गया। ये हम्म। एक तो हमारा डीएनए उसमें जुड़ जाए, और दूसरा ऑक्सीजन साइटोकाइन ना बनाए। तो बेटा एक ही जीन है, दो जीन है, एक जीन होता तो हम इनएक्टिव कर देना, कर सकते, लेकिन एक जीन उससे इनएक्टिव था ना, हमको तो सारे इनएक्टिव करना है ना। बायोलिस्टिक गन या फिर जीन गन।
हम्म, अभी तो बहुत है। हाँ, आज के लिए इतना ही, चलो ठीक है। ये बात मान लेते हैं आपकी। समझ लें एक बार इसको। देखो, जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर बहुत डिटेल हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको बस इतना जानना है कि कौन सा वेक्टर यूज होगा बस, और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एनिमल सेल में जीन ट्रांसफर करते हैं बाय डिसार्म्ड रिट्रोवायरस। डिसार्म रिट्रोवायरस से मेनली, ठीक है। अब रिट्रोवायरस क्यों? क्योंकि वो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, रिट्रोवायरस को लेंगे, उसका जेनेटिक मटेरियल निकालेंगे, उसमें डिजीज कॉज करने वाले पार्ट को हटा देंगे, ठीक है। वो कैंसर कॉज करता है तो हटा देंगे, यानी डिसार्म कर दिया उसको। उसके साथ अपना डीएनए जोड़ेंगे, और फिर उसको हम वायरस में पैक कराएंगे, और उस वायरस से जब एनिमल सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो वो हमारे जीन को वहां ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब जीन ट्रांसफर किस में करते हैं? तो हमने कहा मेनली इन जाइगोटिक और अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। एनिमल में जीन ट्रांसफर करने का, ठीक है, टाइम होता है या तो हम जाइगोट में ट्रांसफर करें या फिर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रांसफर करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको बनाना है ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या बनाना है? और ट्रांसजेनिक एनिमल का भी मतलब है कि वो जीन उस एनिमल के हर सेल में होना चाहिए, ठीक है। अब प्लीज एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। फिर से हमारे मॉड्यूल में एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। रोजी काऊ का एग्जाम्पल, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ जो बनाई गई। हुआ क्या कि ह्यूमन में के मिल्क में एक प्रोटीन होता है अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार जब डिलीवरी होती है तो मदर अगर डिजीज कंडीशन होती है तो लैक्टेशन नहीं कर पाती है, तो वो प्रोटीन काऊ मिल्क में नहीं मिलता है, तो बच्चे को के अंदर, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर उस प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अब इस डेफिशिएंसी को कहां से फुलफिल किया जाए, इसके लिए क्या किया गया, ध्यान सुनना बेटा। हमने ह्यूमन से अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन का जीन निकाल लिया, उस जीन को रिट्रोवायरस को डिसआर्म करके उसके साथ जोड़ दिया गया, रिट्रोवायरस के अंदर रख दिया गया। फिर हमने क्या किया, ठीक है, एक स्पर्म लिया काऊ का और एग लिया, दोनों को फर्टिलाइज कराया, बाहर में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बना। और जैसे ही जाइगोट बना, उस जाइगोट को हमने डिसआर्म्ड रिट्रोवायरस से इन्फेक्ट कराया। उसने क्या किया, हमारा डिजायर्ड डीएनए उसके अंदर भेज दिया। अब जाइगोट में अगर डीएनए है तो जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो हर सेल में जाएगा। अब हमने उस जाइगोट को, ठीक है, फिर एक स्यूडो प्रेग्नेंट, ठीक है, काऊ के वूम में ट्रांसप्लांट कर दिया। स्यूडो प्रेग्नेंट क्या होता है, यानी हम उसको हार्मोन देके उसके यूट्रस में जो भी प्रेगनेंसी वाले इन्वायरमेंट होते हैं वो बना देते हैं, उसमें ट्रांसफर कर दिया। अब वहां पे वो डिवाइड होगा, डेवलप होगा, और पूरा, ठीक है, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से, ठीक है, पूरा इंडिविजुअल कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब जो वो काऊ आई, उस काऊ के हर सेल में वो जीन था, ठीक है, और उस काऊ को नाम रखा गया रोजी काऊ। फिर हमने उसका प्रोडक्ट ढूंढना चालू किया, तो काऊ के मिल्क में हमको अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिला। अब हम काऊ मिल्क से उस प्रोटीन को आइसोलेट करके, ठीक है, प्यूरिफाई करके, कंसंट्रेट करके मार्केट में बेच सकते हैं। ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। तो अगर ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना है तो हम रिट्रोवायरस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमको ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज पढ़ना है अगले चैप्टर में, जिसमें से एक यूज मैंने आपको बता दिया, फिर वहां भी डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक यूज था। अब आते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। सुनना बेटा, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर यानी हम जीन को बिना वेक्टर के सीधे सेल में भी भेज सकते हैं। अब डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के बहुत सारे मेथड हैं, केमिकल मीडिएट जीन ट्रांसफर, इलेक्ट्रोपोरेशन, और भी बहुत सारे हैं, बट हमारी एनसीईआरटी में दो ही दिया गया है, इसलिए हम इन्हीं दो की बात कर रहे हैं। पहला है बायोलिस्टिक गन या फिर जीन गन मेथड। अब सुनना बेटा, आपको इतना बस याद रखना है कि जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल, अगर मुझे प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करना है तो मैं जीन गन का यूज करूंगा, ठीक है। अब जीन गन का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लांट सेल के पास में हार्ड सेल वॉल होता है, और उस सेल वॉल को तोड़ के जीन अंदर जाएगा, तभी सेल के अंदर इंटर कर जाएगा, इसलिए हम जीन गन का यूज करते हैं। अब जीन गन के मैकेनिज्म को मैं समझा रहा हूं, ये मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछेगा, बट उससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुनना, होता क्या है जीन गन में, ठीक है, ये जीन गन का इन्वायरमेंट प्लीज ध्यान ध्यान सुनना, ठीक है। ये एक चैम्बर है, इसको हम वैक्यूम चैम्बर कहते हैं। इस वैक्यूम चेंबर में हम हाईली कंप्रेस्ड हीलियम या ऑर्गन गैस छोड़ते हैं, ठीक है। ये हमारा रप्चर स्क्रीन है। जब हाईली कंप्रेस्ड हीलियम या ऑर्गन गैस आएगा तो ये रप्चर स्क्रीन टूट जाएगी, ठीक है। ये हमारा मैक्रो प्रोजेक्टाइल है। ये मैक्रो प्रोजेक्टाइल ऊपर नीचे मूव कर सकता है,
और ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल है। ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल यही मेन है, क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ध्यान सुनना। ये क्या होता है? तो ये गोल्ड या फिर टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर डीएनए कोट किया गया होता है। यानी जिस डीएनए को हमको इस प्लांट सेल में भेजना है, उस डीएनए को इस गोल्ड या फिर टंगस्टन के ऊपर ऐसे कोट कर दिया जाता है। ठीक है, इसी को माइक्रो प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और ये स्टॉप स्क्रीन है जो इस माइक्रो को और नीचे नहीं जाने देगा। और यहां प्लांट सेल है। अब पूरे प्रोसेस को शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमने प्लांट सेल को रख दिया, ठीक है, इस मैक्रो प्रोजेक्टाइल पे माइक्रो प्रोजेक्टाइल लगा दिया। अब क्या करेंगे, यहां पे हम हाईली कंप्रेस्ड हीलियम गैस छोड़ेंगे। इस हीलियम गैस से रप्चर स्क्रीन टूटेगी। जब रप्चर स्क्रीन टूटेगी तो एक वेव जनरेट होगा। उस वेव से, ठीक है, वो वेव आके स्ट्राइक करेगा मैक्रो प्रोजेक्टाइल पे। मैक्रो प्रोजेक्टाइल तेजी से नीचे आएगा, और जब वो तेजी से नीचे आ रहा होगा तो ये स्टॉप स्क्रीन इसको यहीं रोक देगी। जब स्टॉप स्क्रीन इसको रोकेगी तो इसके ऊपर जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल है उनको एक मोशन मिलेगा, एक वेलोसिटी मिलेगी, और वो हाई आएंगी और आके सेल वॉल को तोड़ते हुए सेल के अंदर एंटर कर जाएंगी। इस तरीके से हमारा डीएनए सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक, तो हमको याद कितना रखना है? हमको बस इतना याद रखना है कि जीन गन का यूज करते हैं प्लांट सेल में जीन ट्रांसफर करने के लिए, और इसमें हम गोल्ड या फिर टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल लेते हैं जिसपे, ठीक है, डीएनए कोटेड होता है, और उस डीएनए को एक हाई वेलोसिटी के साथ अपने सेल पे बम्बार्ड करते हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल टूट जाता है और हमारा डीएनए अंदर चला जाता है। बस इतनी सी बात। ठीक है, दूसरा सुनना, माइक्रो इंजेक्शन। ये होता है फॉर एनिमल सेल। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास में एक इंजेक्शन होता है जिसमें माइक्रोस्कोपिक निडल लगा होता है। ठीक है, अब एनिमल सेल के लिए, हम प्लांट सेल के लिए ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल है। एनिमल के साथ ये हो सकता है। इसमें क्या होगा, सब कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर होगा। यहाँ पे पेट्री प्लेट होगा, माइक्रोस्कोप है, हम उसमें देख रहे हैं, वहां पे सेल है। अब क्या करेंगे, हम अपने इंजेक्शन में डीएनए को भर लेंगे। अब अगर हम इधर से इंजेक्शन सेल में लगाएंगे तो सेल इधर उधर भागना चालू होगी। तो हम इधर से, एक सक्शन पिपेट होता है जो सक्शन फोर्स से सेल को पकड़ लेता है। तो हम एक साइड से सक्शन पिपेट से सेल को पकड़ लेंगे, और दूसरे साइड से हम उस माइक्रो इंजेक्शन के माइक्रो नीडल को माइक्रोस्कोप में देखते हुए सेल के अंदर इंजेक्ट करेंगे, और न्यूक्लियस में ले जाके हम उसके पिस्टन को दबाएंगे। तो जैसे इंजेक्शन से जो भी इंजेक्ट हम उसमें इंजेक्ट किए होते हैं वो बाहर निकलता है, वैसे डीएनए हमारा उसके डायरेक्ट न्यूक्लियस में चला जाएगा, और इस तरीके से हम जीन को एनिमल सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन का यूज हम करते हैं कहां? एनिमल सेल में। बायोलिस्टिक जन या जीन गन का प्लांट सेल में। एक केमिकल मीडिएटेड मेथड भी होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोपोरेशन भी होता है, इनका भी यूज होता है, बट ये एनसीईआरटी में दिया नहीं गया इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। बात समझ गए? तो हमने जीन ट्रांसफर पढ़ लिया। अब बस एक चीज बचता है, बायो रिएक्टर की बात करना। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल, मतलब अगले क्लास में हाफ एन आवर में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, हम दूसरा चैप्टर का कोई स्टार्ट कर देंगे। हाँ।